पढ़ते हम लोग। पहला तो आपका हेडिंग है इसमें, देखो सबसे पहले है ना परमाणु वगैरह के बारे में आप जानते होंगे। एक आपका आता है रदरफोर्ड का, देखना ही आएगा, रदरफोर्ड का अल्फा कण का प्रयोग, याद है तुम लोग को। उसके बाद से रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। उसके बाद से थॉम्सन का परमाणु मॉडल याद होगा तुम लोग का, इसको तरबूजा मॉडल भी कहता है। उसके बाद से बोहर का परमाणु मॉडल, ये भी तुम लोग को याद होगा। अभी इसको पढ़ के जाओ, आज दिल खुश करके जाओ। उसके बाद से आपका होता है एमएनए किसका आएगा। उसके बाद से ये सब आपको याद होगा, ये भी याद होगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव भी आप सबको याद होगा। कोई बताएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव? दहली आवृत्ति, दहली तरंग सब आप पढ़े थे, ये बता देते हैं। 6 नंबर होगा दहली आवृत्ति, दहली आवृत्ति, दहली तरंग दैर्घ्य, ठीक है। कोश, कोश भी याद होगा। कोश किसे कहता है? हाँ मैंने इलेक्ट्रॉनों के परमाणु करने की जो ऊर्जा स्तर होता है ना, उसी को। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम याद होगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम याद होगा, अवशोषण स्पेक्ट्रम याद होगा। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य भी पढ़े थे आप, इसमें कुछ याद आ रहा है? डी ब्रोगली तरंग बताओ कोई। जब कोई कण चलता है तो उसके साथ तरंग और द्रव्य दोनों का गुण चलता है। हाइजेनबर्ग का, ये भी प्रश्न उसके यहाँ आया था, ये भी प्रश्न आया था। हाइजेन का स्थिति और वेग दोनों के एक साथ निर्धारण नहीं किया जा सकता। हाइजेनबर्ग का 10 नंबर है अनिश्चितता का सिद्धांत, अनिश्चितता का सिद्धांत। चलो 11 नंबर आ जाओ। खाना ना खाने का तुम लोग को, क्यों? हाँ 12 बजे छुट्टी होता है। क्वांटम संख्या क प्रकार का होता है? एगो यान, एगो यल, एगो यम, एगो यस। वो भी आया था, उसमें भी आता है चक्र क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, उसके पेपर में कौन सा दिक्कत ना बताओ देने। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाइयो आया था। तेरा नाम पावली का अपवर्जन नियम याद है? बोलो। अगर उदाहरण देखना होगा तो हाइड्रोजन दिखा दे उदाहरण में। पावली का अपवर्जन नियम, अपवाह का नियम भी है, अपवाह का नियम, अपवाह का नियम। देखो बाबा हम तो पूरा कोशिश किया आपको बताने के लिए, बताया कि नहीं? बताइए। हुंड का नियम, हुंड 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 हुंड। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, आदर्श कृषि का, आप 20 नंबर होता है और तो कुछ है नहीं इसमें। अपवाह के नियम लिखे गए हैं, देख लेना सब तुम लोग, ठीक है। चला लो। ला बाप एगो ला, हाँ ला बाप ब्रेकफास्ट। चलो शुरू करें हम लोग। देखो रदरफोर्ड का अगर अल्फा कण का प्रयोग के बारे में पूछेगा तो देखो क्या बता सकते हैं इसमें। रदरफोर्ड ने ही कहा था कि सर्वप्रथम उसने क्या किया था, सोना का बहुत पतली परत लिया था। याद करो, सोना का क्या किया था? बहुत पतली परत लिया था। किसका? सोना का। और लेकर के क्या किए थे, याद है कुछ आपको? अल्फा कणों की बमबारी किए थे। किसका परत लेकर के? सोना का परत लेकर के अल्फा कणों की बमबारी किए थे। है क्या है? जब अल्फा कणों की बमबारी किए तो देखे कि बहुत से अल्फा कण ऐसे ही निकल जाते हैं। केवल 20,000 में से एक अल्फा कण ऐसा था जो टकरा कर वापस आया, और जहाँ से टकरा कर वापस आया वहाँ पर उसने कहा नाभिक नाम दिया था। चलो ठीक है, लिखा जाएगा
इसके बारे में आएगा लिखने के तो लिख लेना कि परमाणु जो होता है उसमें बहुत अधिक खाली स्थान पाए जाते हैं, जैसे अल्फा कण क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी आप पढ़े थे, 4-5 मॉडल लिख लेना कि रदरफोर्ड ने कहा था कि परमाणु अति सूक्ष्म होते हैं, गोलाकार होते हैं। दूसरा ही कहा था कि जो परमाणु होते हैं उसके अंदर उसका समय द्रव्यमान एक छोटे से भाग में स्थित होता है जिससे नाभिक कहते हैं। तीसरा ही कहते हैं कि परमाणु के अंदर जो कक्षाएं होती है नाभिक के बाहर कक्षाएं होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। चौथा ही कह सकते हैं कि धनावेशित कणों की संख्या ऋणावेशित कणों की संख्या का क्या होता है, बराबर होता है। चौथा ये ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, ये ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल 200 वगैरह आएगा तो ऐसे ही लिख देना, इसने परमाणु की सही संरचना के बारे में नहीं बताए थे। थॉम्सन का परमाणु मॉडल, इसको तरबूजा मॉडल भी कहते हैं। थॉम्सन भी कहते हैं कि परमाणु अति सूक्ष्म होते हैं, गोलाकार होते हैं, विद्युत उदासीन कणों से मिलकर के बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऐसे धसे रहते हैं, ऐसे तरबूजा में क्या होता है, बीज धसा है। इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। आइए बोहर का परमाणु मॉडल, इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से 12 में भी आपको पढ़ना है इसको, ठीक है ना, फिजिक्स में पढ़ेंगे आप वहाँ पर। तो बोहर ने पहला ही कहा था, बोहर के परमाणु मॉडल में देखो 3 बातें उसने बताया था अपना। तो पहला ही कहते हैं कि परमाणु सभी कक्षाओं में नहीं पाए जाते हैं। पहला यही होता है कि परमाणु सभी कक्षाओं में क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। कुछ निश्चित कक्षाओं में ही परमाणु क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जिसे हम लोग अस्थायी कक्षा कहते हैं। तो सही कहते हैं कि परमाणु उन्हीं कक्षाओं में पाए जाते हैं जिसका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। देखो लिखे होगे तुम लोग, वही होता है, यह तो नंबर है ना, 1 2 3 तक आता रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में पाए जाते हैं जिसका कोणीय संवेग nh/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। अति सही कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। पढ़े थे ना आप लोग, वो कहते हैं उत्सर्जन करता है, ये कहते हैं नहीं करता है। देखिए तो 3 ही आप याद रखेंगे। अच्छा आ जाओ प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। आपको याद है कि जब कोई धातु ले लो, धातु के प्रकाश को डालते हैं और धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगता है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। देहली आवृत्ति, तो वह न्यूनतम आवृत्ति जिसको जब किसी धातु पर डाला जाता है तो धातु से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, तो उसको देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली तरंग दर, तो वह न्यूनतम तरंग दर, वह अधिकतम तरंग दर जब किसी धातु पर डालते हैं तो उसे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर निकलते हैं। कोष में, कोष जो होता है ये ऊर्जा स्तर को बताता है और इसको हम लोग KLMN कहते हैं। कोष किसी इलेक्ट्रॉन के जो किसी कक्षक में कैसे वितरित होते हैं उसके बारे में बताता है। SPDF आप पढ़े थे। डी ब्रोगली तरंग, उसने ये कहा था कि जब कोई आवेशित कण चलता है, जब आगे बढ़ता है तो उसके अंदर तरंग और कण जो दोनों का गुण पाया जाता है, तो इसी को कहते हैं डी ब्रोगली तरंग। और जो तरंग दर पाया जाता है तो उसको कहते हैं डी ब्रोगली तरंग दर। इसके लिए सूत्र भी आप स्थापित किए थे, याद है, लैम्डा बराबर h/p या लैम्डा बराबर h/mv, दोनों में से कोई लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है। अब आइए हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता के सिद्धांत। ये कहे थे ना कि किसी भी अति सूक्ष्म कण के लिए उसके स्थिति और उसके वेग दोनों का एक साथ निर्धारण नहीं कर सकते हैं, क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, तो क्वांटम संख्या वो होता है जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसके ऊर्जा के बारे में क्या करता है, बताता है। लिखे होंगे आप लोग, क्वांटम संख्या होता है जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसके ऊर्जा के बारे में बताता है। कितने प्रकार के क्वांटम संख्या होते हैं, 4 प्रकार के। एक मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशिक क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और संकलन क्वांटम संख्या। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मुख्य क्वांटम संख्या किसे कहते हैं तो आप इसके बारे में क्या बताएंगे, किसके बारे में, मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में। तो कह सकते हैं कि वह क्वांटम संख्या, क्या कहोगे, वह क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉनों के कोषों की संख्या के बारे में बताता है तो उसको कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। और दिगंशी में इलेक्ट्रॉनों के उपकोष के बारे में बताता है, याद है ना आप लोग को, इसको याद से। ये चुंबकीय में इलेक्ट्रॉनों के जो कक्षक होते हैं उसके बारे में बताता है। और चक्रण जरूर देखना, हो सकता है आ जाए आपके पेपर में, चक्रण उसी पेपर में आया था। तो चक्रण क्वांटम संख्या वह क्वांटम संख्या होता है जो इलेक्ट्रॉन की दिशा के बारे में बताता है। पाउली का अपवर्जन नियम, तो पाउली का अपवर्जन नियम के अनुसार किसी भी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती है। अगर यन यल यम एक समान है लेकिन फिर भी जो यश होगा वो अलग हो जाता है। उदाहरण आप हाइड्रोजन के लिए दिखा दीजिएगा। अपवाह के नियम में कि अपवाह ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं
अफवाह का मतलब कुछ वैज्ञानिक का नाम नहीं है। अफवाह का मतलब होता है संरचना करना। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं। पहले 1s में जाएंगे, तब 2s में, तब 2p में, तब 3s में, 3p में, 3d में, तब ऐसे लिख सकते हो ना आप लोग। अब उसके बाद से होता है हुंड के नियम। किसी भी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? अधिकतम होती है। अयुग्मित का मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन। किसी भी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, जब कोई धातु या जब कोई वस्तु अपने अंदर से प्रकाश को बाहर निकलता है तो जो हमें रेखाएं प्राप्त होती है उसी को उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। अवशोषण, जब प्रकाश को अवशोषित करता है तब उससे जो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होती है अवशोषण स्पेक्ट्रम कहता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जब हाइड्रोजन गैस से जो हमें स्पेक्ट्रम, जो हमें रेखाएं प्राप्त होती है उसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहता है। अब एक आदर्श कृषिका वह पिंड होता है जो कल आपके फिजिक्स में आया था, जो अपने ऊपर पड़ने वाले सभी प्रकाश से किरणों को अवशोषित कर लेता है। तारकिया के काजल हमार जान ले गई, तो जो वहाँ के काजल होता है वह भी आदर्श कृषिका के रूप में कार्य करता है। एक होता है इसका पूरा अवशोषण क्षमता। ला का मतलब क्या होता है? लाइमल श्रेणी। आपको याद है लाइमल श्रेणी किसे कहते हैं? कि देखो यहाँ पर क्या होता है ना, लाइमल श्रेणी में यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। जब उच्च ऊर्जा स्तर से कोई इलेक्ट्रॉन निकल करके प्रथम ऊर्जा स्तर में आता है तो जो वह कुछ प्रकाश की किरणों को उत्सर्जित करता है, तो उससे जो श्रेणी प्राप्त होती है उसको लाइमल श्रेणी कहता है। देख लेना, पहला में आएगा उच्च ऊर्जा स्तर से कूद के कहाँ आएगा? पहला में। बाप का मतलब उच्च ऊर्जा स्तर से कूद के दूसरा में आता है तो जो रेखाएं प्राप्त होती है, जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होती है उसको बामर श्रेणी कहते हैं। पास्टर में तीसरा में आएगा, ऊपर से निकल करके ब्रेक में, ब्रेकेट का मतलब ब्रेक का मतलब ब्रेकेट होता है। उच्च ऊर्जा स्तर से चौथा में आता है। एक फंड होता है जो उच्च ऊर्जा स्तर से पांचवा में। कहीं फंड होता है, फंडे है आपका एनसीईआरटी किताब में, ठीक है, लेकिन पहले फुंड था। चलिए ठीक है।